नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तीनों कृषि कानूनों के बनने के बाद से किसानों और सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है और इसी कड़ी में मंगलवार को वैक्सीनेशन कैंप के उद्घाटन करने पहुंचे टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि विधायक ने किसानों के साथ गाली गलौज की, जबकि बबली का आरोप है कि किसानों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और निजी सचिव के साथ मारपीट भी की। इसके बाद ये पूरा विवाद गहरा गया। विधायक के निजी सचिव की शिकायत पर पुलिस ने उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद किसानों ने दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की और इसी मांग को लेकर किसान एक बार फिर हिसार रोड पर स्थित टाउन पार्क पर इकट्ठा हुए। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी किसानों के बीच पहुंचे। गुरनाम सिंह चडूनी ने इस दौरान कहा कि विधायक और किसानों के बीच हुए मामले को लेकर किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक देवेंद्र बबली या तो किसानों से माफी मांगे या फिर प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तो वहीं सरकार और किसानों के बीच लगातार बढ़ रहे टकराव को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को दो टूक चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि किसानों को विरोध करना है तो करे, काले झंडे दिखाने हैं तो दिखाएं, लेकिन 200 मीटर की दूरी से। टोहाना में देवेंद्र बबली के विरोध को लेकर विज सख्त लहजे में कहते हुए नजर आए कि आप किसी को कार्यक्रम में न जाने दें, घर न जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हालचाल जानने न जाने दें। आखिर ये कैसा आंदोलन है? ये हमने पहले दिन से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कल जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई है और काफी गंभीर जख्म भी आए हैं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीधी आगे पहले गाड़ी को साइड में से रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक करने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी बैक लेना शुरू की तो उन्होंने 3 बार लगातार गाड़ी को सामने से हिट किया और फिर मैं गाड़ी बैक मेरे ड्राइवर को मैंने बोला पीछे निकालो, पीछे सिटी थाना था, उससे से हम उधर से निकल जाएंगे। मैंने को मुँह नहीं लगना हमने जो भी लोग हैं, लेकिन पीछे फिर 2-3 और मोटरसाइकिल पे आए लोग। उन्होंने आकर एक वहाँ कोई कूड़े की गाड़ी थी, उसको पीछे गाड़ी के हरा दिया, गाड़ी को बीच में फंसाया। जब मैं और पीछे लेकर गया तो वो नारों के साथ साथ भद्दी गालियाँ और बिल्कुल एक जैसे उग्र रूप उन्होंने लिया हुआ था, मार देंगे गाड़ियों को, शीशे पर टक्कर लठ मारने और करना। उन्होंने काफ़ी बदतमीजियाँ की। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे किसान भाई नहीं हो सकते। हमारी 2-3 मांगे हैं कि ये जो एमएलए है या तो ये माफी मांग ले और अगर वो माफी नहीं मांगता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। उसने जनता को भड़काया है, उपद्रव करवाना चाहा है, दंगे भड़काने जैसे हालात उसने पैदा किए हैं। या तो वो माफी मांग ले और या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और जो हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए, तुरंत उस मुकदमे को रद्द किया जाए। और आगे के लिए एमएलए ये वादा करे कि जनता की परमिशन के बिना, लोगों की परमिशन के बिना इस तरह से लोगों से छेड़खानी करने के लिए लोगों के बीच में नहीं आएगा। तो हमारी ये मांगे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किसानों की 3 प्रमुख मांगे कौन सी हैं, कौन कौन सी मांग किसान यहां पर उठा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली माफी मांगे। सबसे पहले तो ये मांग किसानों ने दोहराई। साथ ही उनका कहना है कि टोहाना में दर्ज किए गए तमाम जो केस है किसानों के खिलाफ उन्हें वापस ले लिया जाए। विधायक पर दंगा भड़काने और किसानों से बदसलूकी का जो केस है वो दर्ज किया जाए। तो ये 3 प्रमुख मांगे जो कल के विवाद के बाद से लगातार किसान उठा रहे हैं। उनका कहना है कि या तो विधायक देवेंद्र बबली और किसानों से माफी मांगे या तो प्रशासन उनके खिलाफ केस दर्ज करे। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विज ने कहा कि इस तरीके का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको विरोध करना है तो आप कीजिए, आंदोलन करें, काले झंडे भी दिखाएं, लेकिन 200 मीटर की दूरी से। यहां पर इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात की चेतावनी भी डाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। विज ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि आप किसी को कार्यक्रम में नहीं जाने दे रहे हैं, ये कैसा आंदोलन है, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही कहा कि किसी को आप घर नहीं जाने दे रहे, किसी को आप अस्पताल नहीं जाने दे रहे, किसी भी नेता को किसी कार्यक्रम का हिस्सा आप नहीं बनने दे रहे, अस्पताल में रोगियों से मिलने तक नहीं आप जाने दे रहे हैं। ऐसे में अनिल विज ने कहा कि यह आंदोलन कैसा है, आंदोलन का ये कौन सा तरीका है। साफ कर दिया उन्होंने कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा में दवा गुल शराब फुल के आरोप पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का जिस बात की तरफ ध्यान होता है वो उसी के बारे में बात करता है। सरकार ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में सभी को दवाइयां मुहैया करवाई हैं। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के अंतरकलह पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि अब पंजाब कांग्रेस के अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। सिद्धू दिल्ली दरबार में पेश हुए तो सियासत गरमा गई। ये झगड़ा पुराना है, केवल नया तराना है। वहीं हरियाणा में जारी अनलॉक को लेकर भी अनिल विज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर लोग लापरवाह हुए, स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को नजरअंदाज किया गया तो ढील को वापस भी लिया जा सकता है। जिस आदमी का ध्यान होता है उसी का पता करता है। उसने दारू का पता किया होगा, दवाई का पता ही नहीं किया होगा। कोरोना में किस मरीज को दवाई नहीं मिले, टफ से टफ टाइम में भी हमने मेडिसिन मुहैया कराई। और ना केवल सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को भी रेमडेसिविर हमने मुहैया करा। ये झगड़ा बड़ा पुराना है, केवल नया तराना है। अगर वो इसको हल्के में लेंगे तो केसेस बढ़ेंगे, और अगर केसेस नहीं बढ़ेंगे तो इसमें और ढीलें लगातार देती जाया करेंगे। और अगर इन्होंने परवाह ना करी, खुलेआम घूमे और केसेस बढ़ गए तो हमें दी हुई सुविधाओं को विड्रा करने बारे भी सोचना पड़ेगा। इस तरफ जिस आदमी का ध्यान। और अब बात वैक्सीनेशन की, जहां पर देश में वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। और इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि आज हमारा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस महामारी की रोकथाम व लोगों की जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक वैक्सीन लगवाने के प्रति मोदी सरकार गंभीर नहीं है। आज हमारा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। भाजपा सरकार की विफलताओं व नाकामियों ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। हमने देखा कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की बदइंतजामी ने हजारों लोगों की जान ले ली। डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जताया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस महामारी की रोकथाम व लोगों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर अभी भी ये सरकार गंभीर नहीं है। भाजपा सरकार के नाकारापन के कारण ही देश में टीकाकरण का कार्य सुचारू नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जल्द देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट टीकाकरण नीति बनाए और देश में सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण मुफ्त करे। आज हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 15 जून से पहले 10वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। इसके बाद 20 से 25 जून के बीच 12वीं के नतीजे भी आएंगे। इसको लेकर बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि जांगना ने। 10वीं की परीक्षाएं पहले ही निरस्त कर दी गई थी, अब 12वीं की परीक्षाओं बारे भी केंद्र सरकार के द्वारा, या यूं कहिएगा कि देश के मुखिया के द्वारा उनको रद्द किया गया है। ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब किस तरह की स्ट्रेटेजी अख्तियार करेगा, वो तमाम चीजें जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही कि अब तो परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं,
क्या ऐसा भी हो सकता है हरियाणा सरकार कोई दूसरा फैसला ले और उसके बाद बोर्ड एक बार फिर से परीक्षाओं की तैयारी में जुटे? बोर्ड कितना तैयार है परीक्षाओं को लेकर? नहीं, कल माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हरियाणा भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो आदेश दिए हैं उनका पालन करते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द करता है। तो अभी लेकिन उसके लिए फार्मूला क्या होगा पास करने का, वो सरकार बोर्ड को जो भी आदेश देगी, बोर्ड उस अनुसार 30 जून तक ये परीक्षा परिणाम तैयार कर देगा। 10वीं की परीक्षाओं वाले तो आपने बताया था कि परीक्षा परिणाम लगभग तैयार है, मार्कशीट भी जारी कर दी जाएंगी 15 तारीख से पहले 15 जून से पहले। तो क्या कोई फॉर्मूला आता है? तो क्या 12वीं की परीक्षाओं बारे भी इसी तरह से, क्या 12वीं का भी इसी तरह से परिणाम तैयार कर दिया जाएगा सब जल्दी? 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम में 15 जून से पहले देने का वादा किया है और हमारा प्रयास है कि हम 15 जून से पहले 10वीं का परीक्षा परिणाम जो विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन है और प्रैक्टिकल के जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके अनुपात के अनुसार से रिजल्ट तैयार करके हम विद्यार्थियों को देंगे। हमने इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एकेडमिक अफेयर कमेटी की मीटिंग 4 तारीख को रखी है। अब परिस्थितियां 12वीं की भी आई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर की 12वीं की परीक्षाएं रद्द की हैं, तो हरियाणा भी उनका सम्मान करते हुए उसी दिशा में जा रहा है कि 12वीं की परीक्षा हम नहीं लेंगे। तो 4 तारीख की मीटिंग में ये 12वीं के विषय में भी विषय रखा जाएगा। सर, बोर्ड ने सुझाव भी मांगे थे, सीबीएसई ने सुझाव मांगे थे कि परीक्षाओं को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बोर्ड ने क्या सुझाव सरकार को दिया था? बोर्ड ने किस तरह का सुझाव जो है आगे प्रेषित किया था? रवि जी, बोर्ड ने 2 सुझाव दिए थे कि भी हमारे पास विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल मूल्यांकन के अंक प्राप्त हो चुके हैं, और दूसरा सुझाव ये दिया था कि भाई 1.5 घंटे की परीक्षा जो सीबीएसई का सेकंड ऑप्शन हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के आधार पर 1.5 घंटे की परीक्षा लेने के लिए बोर्ड तत्पर है, वो विद्यार्थियों को उन्हीं के स्कूल में। अब माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो पहला सुझाव भी बचता है कि आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए, जो फार्मूला 10वीं के लिए बनाया गया। तो ये फार्मूला सरकार को हमने भेजा हुआ है। यदि सरकार इस फार्मूले को पास करके भेज देती है तो 15-20 दिन के अंदर हम ये परीक्षा परिणाम तैयार कर देंगे, और सरकार का कोई और सुझाव होता तो उसको इनको। तो 10वीं के नतीजे कब आएंगे ये अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जहां पर अब 10वीं के नतीजे जल्द ही आने वाले हैं, तो वहीं 12वीं के नतीजे भी जल्द आने वाले हैं। तो 10वीं और 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में 15 जून से पहले 10वीं का रिजल्ट आएगा, जो कि अच्छी खबर है। ऐसे में नतीजों का इंतजार लंबे समय से छात्र छात्राएं कर रहे हैं। इसके अलावा 20 से 25 जून के बीच में 12वीं कक्षा के जो तमाम छात्र छात्राएं उनके लिए अच्छी खबर है कि 20 से 25 जून के बीच में 12वीं का भी रिजल्ट आएगा। उसको लेकर भी यहां पर घोषणा की गई है। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। तो शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर क्या कुछ सुझाव दिए ये भी हम आपको बताते हैं कि उनकी तरफ से सुझाव जो विशेष तौर पर दिए गए वो क्या है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई, ऐसे में 1.5 घंटे में 90 अंकों की परीक्षा ली जाए, इसको लेकर भी दूसरा सुझाव दिया गया है। तो बोर्ड ने ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। परीक्षाओं की पूरी तैयारी थी केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप। हालांकि 12वीं की परीक्षा नहीं करवाई जाएंगी, लेकिन असंतुष्ट विद्यार्थी हालात ठीक होने पर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षाओं के लिए बोर्ड पहले भी तैयार था, अभी भी तैयार है, इस बात का हवाला दिया गया है। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से इस बड़े फैसले को लिया गया, जहां पर सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। हालांकि कई बच्चे इस फैसले से खुश हैं, लेकिन कई बच्चों का कहना है कि साल भर जो मेहनत की थी वो बर्बाद हो जाएगी। आंकलन का यह सही तरीका नहीं होगा। तो वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि छात्रों के हित में बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी हालात ठीक होने पर परीक्षा देना चाहता है तो वो दे सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और जो 12वीं क्लास की परीक्षाएं हैं उनको कैंसिल जिस प्रकार से किया गया है, तो अब जैसे हमने और क्लासों का जैसे मैट्रिक का हम कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट पे जिस प्रकार से उनका रिजल्ट घोषित करेंगे, उसी प्रकार से हम +2 का भी रिजल्ट उसी प्रकार से घोषित करेंगे। लेकिन उसमें हमने एक ऑप्शन बच्चों को हम देंगे कि अगर कोई बच्चा पेपर देना चाहता है, उसको लगता है कि इंटरनल असेसमेंट में उसके जो नंबर है वो कम है और उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसके नंबर ज़्यादा आ सकते थे, तो उस बच्चे को मौका देंगे कि वो पेपर दे सकता है, लेकिन जब स्थिति पूरी तरीके से
सामान्य हो जाएगी, नियंत्रण में जाएगी, तब उसको बच्चे को मौका दे सकते। जो उसकी परफॉर्मेंस है 1 साल की ना, जो उसका उस टाइम की है, उसको ही आधार मान के ना जी, तो उसी के हिसाब से उसको इंटरनल असेसमेंट उसी के हिसाब से मतलब उसको नंबर दिए। वहीं परीक्षा रद्द होने पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा का कहना है कि परीक्षाएं रद्द करना निंदनीय है। परीक्षाएं ली जा सकती थी, लेकिन बिना परीक्षा आकलन नहीं हो सकता। के द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने का ऐलान किया गया था। 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थी, 12वीं की परीक्षाएं अब रद्द की गई हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा हमारे साथ, आखिर उन्हीं से जानेंगे कि बच्चों की जो मेहनत थी अब कितनी सार्थक हो पाएगी, जिस तरह से परिणाम जारी किए जाएंगे, जो क्राइटेरिया तय किया जाएगा। क्या कहेंगे शर्मा जी? देखो, जो बच्चा सारी साल पढ़ के और परीक्षा देता है उसका अपना अलग ही आकलन होता है। ये इन्होंने जो क्राइटेरिया ये बनाएंगे, ये पिछले नंबर के आधार पर बनाएंगे। बच्चा दिन रात मेहनत करके, कोरोना काल में भी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं लगाई हैं, तो ये जो फैसला है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसकी निंदा करता है। सोशल डिस्टेंस, जब पूरे देश में सारे काम हो रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, सब कुछ खुला है, तो इन बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से स्कूलों में उन परीक्षाओं को लेने का काम अगर सरकार करे तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन थर्ड वेव तो काफ़ी खतरनाक बताई गई है। पहले फर्स्ट वेव जो थी वो बुजुर्गों के ऊपर उसने काफ़ी नुकसान किया था, सेकंड वेव युवाओं के ऊपर, थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक संभवता है। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो आपको लगता है कि बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होना चाहिए? हम भी नहीं चाहते कि बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो, पर बच्चा घर में भी सुरक्षित नहीं है। बच्चे का पेरेंट्स अपने ऑफिस में जाता है, अपने काम पे जाता है, वो भी संक्रमण लेके घर में आ सकता है। और स्कूलों में तो पूरी तरह से गाइडलाइन के हिसाब से पूरी तरह से पालना करते हुए, और उन स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अगर एग्जाम स्कूलों में ही सेंटर बना दिए जाते तो इससे बच्चे का आकलन हम ठीक प्रकार से करते, बच्चे का मूल्यांकन ठीक प्रकार से कर पाते। ऑप्शन दिया गया है, बच्चे जो परीक्षा देना चाहते हैं परीक्षाएं दे सकते हैं कुछ बोर्ड्स के द्वारा। अब तो देखो, जब सरकार ने घोषणा कर दी कि परीक्षाएं रद्द हैं, तो कोई भी बच्चा परीक्षा देना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि अब कितना वेट करेगा बच्चा परीक्षा देने का। तो इसलिए जो फैसला इन्होंने किया है उसको मानने पे विवश है प्राइवेट स्कूल भी और हमारी एसोसिएशन भी। तो जाहिर तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से जो परीक्षाओं को रद्द किए जाने का फैसला लिया गया उसकी वो निंदा करते हैं। उनका कहना है कि बच्चे घर में महफूज नहीं है इतने जितने स्कूल में महफूज हैं। बहरहाल फैसला तो ले लिया गया है, अब क्राइटेरिया भी तय किया जाएगा, उसके बाद बच्चों को अंक भी दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले को अंबाला में छात्रों और अभिभावकों ने सही बताया। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने सही फैसला लिया, लेकिन कुछ अभिभावकों का ये भी कहना है कि उन बच्चों के साथ ही अन्याय है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की और वो परीक्षा के लिए तैयार थे। सर, मुझे लगता है कि डिसीजन तो गवर्नमेंट ने अच्छा ही लिया है, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बट जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है +2 के लिए पूरा, उनके साथ थोड़ी सी आई थिंक कि है कि उनके लिए वो डिसीजन अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों की मेंटल हेल्थ और बच्चों की फिज़िकल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन केस जिस तरह से प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रही हैं, डे बाय डे केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सर, पहले तो सबसे पहले सबकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, पर जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है उनके लिए फेयर डिसीजन नहीं है, क्योंकि अब रिज़ल्ट हमारे प्रीवियस रिज़ल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है, जो मे बी एक जो हमारे +2 के बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं उसके बराबर ना निकले। तो उस करके जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन ना हो। मतलब अगर हेल्थ देखें तो बेटर ही है ये डिसीजन, क्योंकि काफ़ी अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है और ये बहुत ही हमारे आसपास हम देख रहे हैं, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। तो ये ठीक है कि, लेकिन जो अब जिन्होंने हार्ड वर्क किया था उनके लिए तो कह सकते हैं मुश्किल है, लेकिन स्टिल अभी एंट्रेंस तो लेंगे कॉलेजेस और बोर्ड ने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो बाद में, तो ये भी डिसीजन ठीक है। देखिए, एक तो पॉइंट है कि लास्ट ईयर भी कोविड सिचुएशन थी, तब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और इस साल बच्चों ने इतना हार्डवर्क किया है। देखिए, जिनका हार्डवर्क है उन बच्चों के लिए ये देखिए जस्टिफाई नहीं करते हम इसे। बच्चों को इम्तिहान कैंसिल होने के बाद ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि थिंग्स आर वेरी इजी। लाइफ में आगे भी उनको बहुत से चैलेंजेस फेस करने हैं, तो अगर हम एक एंट्रेंस टेस्ट रख लेंगे तो उससे बच्चे स्थिति की एग्ज़ाम्स की गंभीरता को समझेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगा। जो पेरेंट्स या अध्यापक या बच्चे इस डिसीज़न से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको
ये पसंद नहीं है। तो जब समय ठीक होगा, कोविड चला जाएगा, तो उनके पुनः एग्ज़ाम हो सकते हैं। खबर सोनीपत से, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला सदस्य योग गुरु रामदेव के खिलाफ आए अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर और रोगियों को ओपीडी के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि बाबा रामदेव को केवल योग के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि काफी डॉक्टर्स कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए खुद शहीद हो गए हैं, उनके प्रति गलत टिप्पणी करना सही नहीं। इस दौरान आईएमए के जिला प्रधान डॉक्टर संजीव जैन ने बताया कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है, रामदेव द्वारा इस तरीके से चिकित्सकों का अपमान नहीं होना चाहिए था। सोनीपत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शाखा, सोनीपत शाखा आज प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध कर रही है काले रिबन पहनकर, और कल 2 घंटे के लिए ओपीडी भी बंद रखी जाएगी या जैसे भी हमें निर्देश आएंगे। इसका कारण हमारा ये संदेश आप पहुंचाएं हमारे प्रिय जननायक मोदी जी को, हमारी सरकार को जो इतनी मेहनत कर रही है। हमारा सिर्फ इतना उनसे अनुरोध है कि एक व्यक्ति जो ना आयुर्वेद का डॉक्टर है, एक योग शिक्षक है, लेकिन आज उसने पूरे विश्व में देश को शर्मसार किया है। कुछ दिनों में बाबा रामदेव जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रही हैं, जिससे मॉडर्न मेडिसिन का इलाज कर रहे डॉक्टरों में एक काफ़ी आक्रोश है। उसका उन्होंने जिन डॉक्टरों की कोरोना के दौरान मरीजों का इलाज करने के दौरान जान गई है, उनको भी नहीं बख्शा और उनका भी काफ़ी मजाक बनाया है। इसके अलावा रामदेव जी वैक्सीन लगवाने के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को मना करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो हमारी मांग है कि रामदेव जी के खिलाफ सरकार संज्ञान लेकर, स्वयं संज्ञान लेकर केस दर्ज करे। कोरोना से बचने के लिए पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन जारी है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए, इसका जायजा लेने के लिए स्टेट नोडल अधिकारी मोनिका कौड़ा ने सोनीपत में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया। और इस दौरान नोडल अधिकारी मोनिका कौड़ा ने केएमसी अस्पताल के कोविड सेंटर और प्रसूति केंद्र समेत दूसरे कई विभागों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से फीडबैक भी लिया। लोगों के फीडबैक के बाद नोडल अधिकारी अस्पताल प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट नजर आईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली से प्रभावित हैं और ये पहला ऐसा अस्पताल है जहां पर कोविड मरीजों को कोई भी शिकायत नहीं। आई एम वेरी हैप्पी। डॉक्टर पुनिया ने बहुत ही अच्छा सारा अरेंजमेंट कोविड के लिए किया है। बट हम लोग क्या करें ना, हम लोग थर्ड वेव के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली। उसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ कि जो हमारे पीडियाट्रिक ग्रुप के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग, जैसे सेकंड वेव एकदम आई पर फिर भी हम लोग मैनेज हुई, ऑल द हेल्थ डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं तो बच्चों के लिए कोई वो प्रॉब्लम ना है। उसके लिए निकू जैसे इन्होंने मुझे दिखाया, आप लोग भी देख रहे थे, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हमारे पास पूरी ऑक्सीजन सप्लाई है, पूरे वेंटिलेटर्स हैं, पूरे बेड्स हैं, पूरा सब कुछ अरेंजमेंट है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहीं यमुनानगर में एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की तरफ से ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था कर दी गई है। इंजेक्शन मिलने के बाद पूर्व मंत्री का इलाज शुरू कर दिया गया। तो वहीं यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर पूर्व मंत्री का हाल जाना। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने इस बारे में कहा कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के प्रयास के बाद इंजेक्शन मिले हैं। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर हम उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा को इंजेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो आप पहली अध्यक्ष बनी, वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए आया हूँ। और ब्लैक फंगस उनको डिटेक्ट हुआ है तो उसके लिए इंजेक्शन जो टीके उसमें काम आते हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, उसकी चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ और यहाँ तक के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा हुई है और आज वो इंजेक्शन अवेलेबल हो गए हैं। अब आज से उन इंजेक्शन के माध्यम से आज डॉक्टर कमला वर्मा जी का ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाएगा।
मैं परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, जगत जननी माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व डॉक्टर कमला वर्मा के रूप में जो है, जो उनका वरदस्त है, हम पर बना रहे और वो जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौटे। इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए गए थे और आज भी उनको इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं। और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई पेशेंट दूसरा भी कोई आता है तो बिल्कुल हम तत्परता से ही इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी करवाएंगे। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।